हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 6 साझेदारी संगठन। तो हम इससे पार्ट 1 वीडियो में साझेदारी की विशेषता और उसका मीनिंग और उसके लाभ, उसकी हानियाँ और साझेदारी संगठन तथा एकाकी व्यवसाय में अंतर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज इस पार्ट में पढ़ेंगे साझेदारों के प्रकार। तो हम शुरू करते हैं। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था ना कि साझेदारी क्या होता है, जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति या अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं, उसे साझेदारी संगठन कहते हैं। ठीक है, अच्छे से मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं साझेदारों के प्रकार। देखो, साझेदारी जो फर्म है, साझेदारी जो व्यवसाय हम जब शुरू करते हैं, उसमें मेनली 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग उस व्यवसाय में काम करते हैं। एक तो वो होते हैं जो पूरी तरह से उस व्यवसाय में लगे होते हैं, यानी पूरी तरह से उस व्यवसाय में सारे कार्य का सारे जितने भी काम होते हैं, जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं, जो भी काम होता है पूरी तरह से उसको करते हैं, वो होते हैं। कैसे मतलब उन लोगों का इस फर्म के साथ यानी बिज़नेस के साथ सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो लोग। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ पूँजी लगाते हैं और लाभ-हानि में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन सारा काम नहीं करते, यानी पूरी तरह से संबंध नहीं होता है बिज़नेस के साथ। तो देखो, पढ़ते हैं क्या होता है। साझेदारी फर्म में 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। पहले, वे जो फर्म से सीधा संबंध रखते हैं, ये फर्म में पूँजी लगाते हैं और लाभ-हानि में हिस्सेदार होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण साझेदार। यानी वो पूँजी भी लगाएँगे, लाभ-हानि में हिस्सा भी लेंगे और सारा काम भी करेंगे कंपनी में। वो क्या कहलाएँगे? पूर्ण साझेदार। देखो, नाम से पता चल रहा है ना, पूर्ण साझेदार, यानी पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं, सीधा संबंध होता है कंपनी के साथ यानी व्यवसाय के साथ। दूसरा क्या होता है? वे साझेदार जिनका व्यवसाय में पूरी तरह से हिस्सा नहीं होता है। ये किसी विशेष उद्देश्य से जुड़े होते हैं, यानी कोई विशेष काम से हम इन लोगों को जोड़ते हैं। यानी जो व्यवसाय है, वो इन लोगों को किसी विशेष उद्देश्य से जोड़ता है। कुछ होगा, यानी उनकी अच्छी इमेज बनी हुई है इसलिए जोड़ लिया, ताकि उनकी अच्छी इमेज की वजह से हमारा व्यवसाय अच्छा चल सके। तो कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी वजह से हम उन लोगों को अपनी कंपनी में यानी अपने व्यवसाय में जोड़ते हैं। इनके द्वारा फर्म में पूँजी लगाना व लाभ-हानि में हिस्सा प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें कैपिटल लगाएँ, हमारी कंपनी में पूँजी दें और लाभ-हानि में हिस्सा भी लें। तो उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण साझेदार, यानी लगा भी सकते हैं वो और नहीं भी। ठीक है? तो पूर्ण साझेदार क्या होते हैं? जो पूँजी भी देते हैं, लाभ-हानि में हिस्सा भी लेते हैं और पूरे हमारे व्यवसाय में सारे कार्य भी करते हैं और रेगुलर भी आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण साझेदार। और अपूर्ण साझेदार कौन से होते हैं? जो किसी विशेष उद्देश्य से हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है? तो हम पहले पढ़ते हैं पूर्ण साझेदार क्या होते हैं। पूर्ण साझेदार कौन-कौन से होते हैं? पहला है सक्रिय साझेदार, यानी एक्टिव पार्टनर। नाम से पता चला, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, हर काम को तुरंत कर देना, जो काम करना है उसको कर देना, सारे कार्य करना। ये सभी कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते हैं, यानी नाम से पता चल रहा है एक्टिव, यानी सारे कार्यों में ये एक्टिव रहते हैं, सारा काम करते हैं। फर्म को मैनेज करना हो, कोई भी कर्मचारी को कुछ डिसीज़न लेना हो, कुछ भी करना हो, एक्टिव रहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव साझेदार। ठीक है? इनका उत्तरदायित्व भी असीमित होता है। असीमित मतलब कि अगर लेनदार अगर मतलब ये लोग अगर लोन नहीं चुका पाते हैं, तो इनके घर तक भी वो लोग आ सकते हैं अपना लोन वसूलने के लिए। यानी ये पूँजी लगाते हैं, लाभ-हानि में हिस्सा भी लेते हैं और इनका दायित्व असीमित होता है। ठीक है? क्योंकि ये पूर्ण साझेदार है। दूसरा क्या होता है? निद्रालु साझेदार, यानी स्लीपिंग पार्टनर्स। नाम से पता चल रहा है। तो एक्टिव मतलब पूरी तरह से एक्टिव रहना, यानी सारे काम अच्छे से करना। स्लीपिंग मतलब कोई सोया हुआ इंसान है, ढंग से काम नहीं करेगा, मतलब कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब एक्टिव नहीं रहेगा पूरी तरफ से। तो नाम से ही है स्लीपिंग पार्टनर्स। ये व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, यानी व्यवसाय में जो ढंग से काम करना चाहिए उसमें अच्छे से हिस्सा नहीं लेते हैं। कुछ मैनेज करने का काम है वो ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स। लेकिन ये भी पूँजी लगाते हैं, जितनी पूँजी ये लोग लगाते हैं उतनी पूँजी ये लगाएँगे, लाभ-हानि में हिस्सा इन्हें भी मिलता है, इनका दायित्व भी असीमित होता है, लेकिन बस इतना है कि एक्टिव नहीं रहते। ठीक है? तीसरा क्या है? गुप्त साझेदार। नाम से है गुप्त, यानी सीक्रेट्स। ये वे साझेदार होते हैं जिसके जिसके फर्म के साथ संबंध की आम जनता को खबर नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो साझेदार हैं, ये सिर्फ़ हमें पता है, यानी जो फर्म है उनके मेंबर्स को पता है कि ये हमारा मेंबर है, हमारे व्यवसाय का मेंबर है। ये इन लोगों की तरह पूँजी भी लगाएगा, लाभ-हानि में हिस्सा भी लेगा और इनका दायित्व भी असीमित होता है। बस इतना होता है कि बाहर वाले लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये व्यक्ति इस फर्म का मेंबर है, तो सीक्रेट पार्टनर होता है। ठीक है? हमने पढ़ लिया पूर्ण साझेदार कौन से होते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपूर्ण साझेदार, यानी जो किसी विशेष उद्देश्य से हमारे फर्म के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो वो कौन-कौन से होते हैं?
पहला होता है नाम मात्र के साझेदार, यानी नॉमिनल पार्टनर्स, यानी सिर्फ़ नाम के होते हैं। वो कोई काम नहीं करते हैं हमारी कंपनी में, सिर्फ़ नाम से, देखो नाम से पता चल रहा है, नाम मात्र, यानी सिर्फ़ उनका नाम जुड़ा होता है। तो वो क्यों होते हैं? देखो, नाम मात्र के साझेदार का मतलब जो ना तो पूँजी लगाते हैं और ना ही लाभ-हानि में हिस्सा लेते हैं और ना ही व्यवसाय में जो भी काम होते हैं, यानी जो भी क्रियाएँ की जाती हैं उसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस तरह के व्यक्ति को लेते क्यों हैं? है ना? तो क्यों लेते हैं? क्योंकि नाम मात्र, यानी उसके नाम के लिए लेते हैं। अगर उसकी इमेज अच्छी है, उसकी गुडविल अच्छी है, पहचान अच्छी है बाज़ार में, मार्केट में उसकी पहचान अच्छी है, तो हम उसकी इमेज की, ताकि लोग ये सोचें कि हाँ, ये मेंबर है इस कंपनी का, यानी इस व्यवसाय का ये मेंबर है और उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। तो उसकी इमेज की वजह से हमारा व्यवसाय अच्छा चलता है, हमारा जो माल है वो अच्छा बिकता है। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी इमेज क्यों देता है इन लोगों को, क्यों अपनी पहचान देता है, क्यों इस बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मान लो जो लोग उस व्यवसाय को चला रहे हैं, उनका कोई अपना रिश्तेदार हो, कोई अपना दोस्त, कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई पिता है, यानी 1-2 लोग हैं, एक बेटा है और एक बाप है। तो जो बेटा है वो अपना बिज़नेस शुरू कर रहा है, लेकिन जो उसका पिता है, यानी उसके पापा हैं, उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है बाज़ार में, है ना? तो वो क्या करता है, अपने पापा की इमेज उस व्यवसाय से जोड़ लेता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि इसके पापा की इमेज इतनी अच्छी बनी हुई है, इतनी अच्छी इमेज इसकी बाज़ार में बनी हुई है कि इसके पापा अगर पहले बिज़नेस चलाते थे, काफ़ी माल अच्छा बिकता था, अच्छी क्वालिटी का बिकता था, तो मतलब इसकी गुडविल, यानी ख्याति बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल। तो मतलब उसकी इमेज, इसका मतलब होता है इमेज, आइडेंटिटी, पहचान अच्छी बनी हुई है बाप की। तो इसलिए बेटे ने अपने बिज़नेस में अपने पापा को शामिल कर रखा है, लोगों के सामने दिखा रखा है कि हाँ, मेरे पापा मेरे व्यवसाय के मेंबर्स हैं। लेकिन उसमें सिर्फ़ इमेज जुड़ी हुई है, ना तो वो पूँजी लगा रहे हैं इसके व्यवसाय में, ना वो लाभ-हानि में हिस्सा ले रहे हैं और ना ही उनका कोई दायित्व है। ठीक है? सिर्फ़ उनकी पहचान जुड़ी हुई है। इससे क्या होगा कि इस बेटे का जो बिज़नेस है वो अच्छा चलता है। ठीक है? इस प्रकार के साझेदार फ़र्म में ना तो पूँजी लगाते हैं और ना ही लाभ-हानि में हिस्सा लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को फ़र्म में साझेदार उसकी व्यक्तिगत साख, यानी पर्सनल गुडविल, जो उसकी इमेज है, का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। ठीक है? ताकि हमें उससे प्रॉफ़िट मिल सके उसकी इमेज की वजह से। दूसरा क्या होता है, प्रदर्शन द्वारा साझेदार। प्रदर्शन मतलब दिखाना, कि वो जो साझेदार हैं हमारी फ़र्म में, वो दिखाते हैं सिर्फ़ कि कोई व्यक्ति है, कि वो हमारी कंपनी का मेंबर्स है, कि हम लोगों को दिखाते हैं कि मान लो 2 व्यक्ति फ़र्म स्टार्ट करते हैं और वो किसी तीसरे व्यक्ति को लेके आते हैं और जनता के सामने शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, जो तीसरा व्यक्ति है वो हमारी फ़र्म का मेंबर है और जनता को लगता है कि वो इस कंपनी का मेंबर है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि देखो, जब कोई व्यक्ति फ़र्म में साझेदार ना होते हुए भी कहे गए शब्दों के द्वारा ऐसा प्रदर्शित करता है कि वह साझेदार है, यानी जो तीसरा व्यक्ति है, वो लोगों के सामने ऐसा दिखाता है कि हाँ, मैं इस कंपनी का साझेदार हूँ। जब लोग पूछते हैं ना उससे कि तुम इस कंपनी के या इस फ़र्म के मेंबर हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं इस फ़र्म का मेंबर हूँ। यानी अपने शब्दों द्वारा या अपने प्रदर्शित द्वारा, यानी वो दिखाता है ऐसा, या फिर अपने बोल के बोलता है कि हाँ, मैं इस फ़र्म का मेंबर हूँ। इससे साझेदारी व्यवसाय को ऋण मिलने में आसानी होती है। यदि कोई पक्षकार उसके इस तरह के प्रदर्शन के कारण फर्म को ऋण देता है, तो यह साझेदार भी ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जो तीसरा व्यक्ति है, जो ये सिर्फ़ दिखा रहा है कि हाँ, मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, जो लोगों को बता रहा है कि हाँ, मैं इस कंपनी में मेंबर्स हूँ, इस कंपनी में काम करता हूँ। देखो क्या होगा, मान लो उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है बाज़ार में, ठीक है? लोग उसको ईज़िली, आसानी से लोन दे देते हैं। तो क्या होगा, जो पार्टनर्स हैं इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, वो जनता को दिखा रहे हैं कि वो तीसरा मेंबर इनकी कंपनी का पार्टनर है। तो अगर वो किसी से लोन लेंगे, वो पार्टनर्स, उस फर्म के मेंबर्स, तो वो इस तीसरे मेंबर की इमेज अच्छी है, इसकी वजह से लोग उसको लोन दे देते हैं। लेकिन मान लो जब वो लोन लेने जाएँगे पार्टनर्स, और वो उस तीसरे इंसान को अपने साथ लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि हाँ, ये हमारा पार्टनर है, और तीसरा मेंबर भी बोलता है कि हाँ, मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, और वो जो लेनदार है वो लोन दे देते हैं। अगर वो लोन दे देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीसरा पार्टनर उनकी गारंटी ले रहा है कि इन्हें लोन दे दो, ये आपको वापस कर देंगे। मान लो अगर इन्होंने लोन नहीं दिया, तो जो तीसरा पार्टनर दिखा रहा है कि मैं हाँ मेंबर हूँ, ये पूरी तरह से उत्तरदायी होगा कि ये भी उनका लोन चुकाएगा। अगर मान लो मेंबर्स नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये चुकाएगा। जो लेनदार है, जिसने लोन दिया है, वो इसके पीछे पड़ जाएगा कि हमें लोन वापस करो। ठीक है? एक तरह से जब हम लोन लेते हैं तो गारंटी लेता है ना वो तीसरा व्यक्ति, वैसे ही ये तीसरा व्यक्ति एक तरह से गारंटी लेता है। ठीक है? तो जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है, ये जनता को दिखाता है कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, और ये लोन लेने में भी इनको आसानी मिल जाती है। और अगर लेनदार जो लोन देता है, अगर वो अपना लोन वसूलने में नाकामयाब रहता है मेंबर से, तो वो इस तीसरे व्यक्ति से अपना लोन वसूल सकता है। ठीक है? तीसरा क्या है? सीमित साझेदार। सीमित साझेदार जिसका दायित्व उसके द्वारा व्यवसाय में पूँजी तक ही सीमित होता है। सीमित साझेदार क्या होता है? जिसका दायित्व
सीमित होता है, बताया था ना। सीमित दायित्व क्या होता है कि मतलब उसने जितनी व्यवसाय में पूँजी लगाई है, जितना भी पैसा लगा रखा है कंपनी में, अगर लोन जिससे उन्होंने इन लोगों ने लोन लिया है, अगर उसका लोन वो नहीं चुका पाते हैं, तो वो सिर्फ़ इस व्यक्ति के घर नहीं जाएँगे, सिर्फ़ फर्म तक ही वो आ सकते हैं। जितना इस व्यक्ति ने फर्म में पूँजी लगा रखी है, वो सिर्फ़ उसी पूँजी को ले सकता है अपना लोन वसूलने के लिए। इसके घर तक नहीं आएगा, क्योंकि इसका नाम ही सीमित साझेदार है, ठीक है। बताया था ना क्या होता है सीमित साझेदार, असीमित साझेदार। असीमित में घर तक आ सकते हैं अपना लोन वसूलने के लिए, घर का सामान भी बेच सकते हैं। असीमित में घर तक नहीं आएँगे, ठीक है। चौथा होता है अवयस्क साझेदार, यानी माइनर पार्टनर्स। माइनर क्या होते हैं? जो 18 साल से कम होते हैं, है ना? तो देखो, एक तो वो 18 साल से कम है, तो वैसे तो कानूनी तौर पे बोलते हैं कि 18 साल से कम बच्चे को हम पार्टनर नहीं बना सकते। लेकिन अगर जो कंपनी के, जो फ़र्म के मेंबर्स अगर वो चाहते हैं कि हमें इसको मेंबर बनाना है, तो वो बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त पर कि वो जो मेंबर है, जो 18 साल से कम है, वो हानि में हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है? वो सिर्फ़ लाभ लेगा और अपनी पूँजी लगाएगा, ठीक है? तो देखो क्या है इसका, इसका दायित्व सीमित होता है। सीमित मतलब ये जितना पैसा लगाएगा कंपनी में, सिर्फ़ वहीं तक सीमित रहेगा। अगर एक फ़र्म लोन में डूब जाती है, तो वो इस व्यक्ति से या इस साझेदार से पैसा घर से नहीं लिया जाएगा, जितना इसने पैसा कंपनी में लगा रखा है, सिर्फ़ वहीं तक रहेगा। इसका फ़र्म में केवल लाभ में हिस्सा होता है, यानी फ़र्म से ये सिर्फ़ लाभ ले सकता है, ये फ़र्म है। इसका फ़र्म में केवल लाभ में हिस्सा होता है, यानी लाभ में जितना हिस्सा होगा ये उसका भागीदार होगा, लाभ अपना माँगेगा, लेकिन इसको हानि में नहीं होगा। यानी ये अगर फ़र्म में कोई हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, ये उसका हिस्सा नहीं होगा, ऐसा कानून कहता है, क्योंकि ये 18 साल से कम है, ठीक है? और क्या होगा? लाभ संपत्तियों में हिस्सा होगा, यानी लाभ और जितनी भी संपत्तियाँ हैं, उसमें उसका हिस्सा होगा। लेखा पुस्तकों का निरीक्षण अधिकार है, यानी जो उसकी पुस्तकें होंगी, जो भी अकाउंट वगैरह बनाते हैं वो लोग, उसको देखने का उसका हक होगा। मुकदमा दायर करने का अधिकार, मुकदमा दायर करने का अधिकार मतलब अगर मान लो ये फ़र्म इसको हिस्सा नहीं देती है लाभ में, तो ये मुकदमा कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ठीक है। अब देखो, वयस्क होने के बाद, इसका मतलब क्या होता है? वयस्क होने से पहले साझेदार की स्थिति क्या होती है कि वो लाभ व संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, यानी वो जब तक वो 18 साल से ऊपर ना हो जाए और वो फ़र्म में हिस्सा बना हुआ है, तो उसको क्या मिल सकता है? लाभ में हिस्सा मिलेगा, संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा, शायद ना, लेखा पुस्तकों में देख सकता है वो, और मुकदमा दायर कर सकता है। अब देखो, मान लो वो 18 साल का हो गया, यानी वो 18 साल का पूरा हो गया, 19वें साल में चल रहा है। तो कानून कहता है कि जिस दिन, यानी जिस डेट को वो 18 साल का हो गया, उस डेट से 6 महीने के अंदर-अंदर, यानी मान लो वो आज के दिन मान लो वो 18 साल का पूरा हो गया, तो आज से 6 महीने, ठीक है? 6 महीने के अंदर-अंदर इस फ़र्म को सरकार, यानी कानून, जो जहाँ से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अपना फ़र्म, अगर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वहाँ जाकर इनको ये बताना होगा कि हमारा ये जो अवयस्क साझेदार था, जो माइनर पार्टनर था, वो 18 साल का हो चुका है, ठीक है? सूचना देनी होती है, ठीक है? अब देखो, अब मान लो वो 18 साल का हो गया है, ठीक है? और अब वो 18 साल का हो गया, तो उससे पूछा जाएगा कि क्या वो हमारी फ़र्म में रहना चाहता है आगे भी, या फिर नहीं। मान लो वो फ़र्म में रहना चाहता है, यानी कंपनी में रहना चाहता है, आगे वो पार्टनर बनना चाहता है, तो तब क्या होगा? अगर वो पार्टनर बनना चाहेगा, तो अब उसका दायित्व भी असीमित हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 18 साल से ज़्यादा हो गया अब तो। तो अब जितने बाकी पार्टनर्स थे जो हमारी फ़र्म में, जो वो काम करते थे, जो उनका दायित्व था असीमित था, इसका दायित्व भी अब असीमित हो जाएगा। यानी अगर फ़र्म लोन में डूब जाती है, तो जो लेनदार हैं, जो लोन जिससे हमने लोन लिया था, वो इसके घर तक भी आएँगे लोन वसूलने के लिए। जैसे बाकी साझेदारों के घर तक जाएँगे, इसके घर तक भी आएँगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? अब उसे लाभ में हिस्से के साथ-साथ हानि में भी हिस्सा मिलेगा। यानी पहले वो सिर्फ़ लाभ लेता था, अब वो हानि भी उठाएगा, यानी कोई लॉस होगा उसको भी उठाएगा। लेकिन क्या होता है इसमें ना, जैसे उसको लाभ जितनी प्रतिशत, मान लो 10% पे उसको लाभ मिलता था पहले, अब भी उसको इतना ही मिलेगा, ठीक है? ये बात याद रखना। और तीसरा क्या हो सकता है कि वह अब फ़र्म के कार्यों में हिस्सा लेगा, यानी अब वो 18 साल से ऊपर हो गया, पहले वो कार्य में हिस्सा नहीं लेता था, सिर्फ़ लाभ में लेता था। अब वो कार्य भी करेगा, यानी फ़र्म में जो भी काम किए जाते हैं, मैनेज वगैरह करना, जो भी डिसीज़न लेना, कोई भी काम करना, उस सब में हिस्सा लेगा, ठीक है? अगर वो उस कंपनी में रहना चाहता है तो। मान लो वो नहीं रहना चाहता उस कंपनी में, मना कर देता है कि मुझे अब इस कंपनी में नहीं रहना है। तो जब वो अगर नहीं रहना चाहता है, तो इस बात को उस फ़र्म को, सरकार को, यानी सार्वजनिक, जहाँ से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है इस फ़र्म का, वहाँ जाके बताना होगा कि ये पार्टनर अब हमारी कंपनी में नहीं रहना चाहता है, जो अवयस्क था पहले, यानी 18 साल से कम था। ठीक है? यानी सूचना देनी होती है।
यानी सूचना देने की तिथि के बाद जब वो सूचना दे देते हैं, जब वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं उस रजिस्ट्रेशन वाली कार्यालय में जाकर, जब तक वो कार्यालय वापस सूचना नहीं भेजता है कि ठीक है, अगर नहीं रहना चाहता है तो इसको निकाल सकते हो उसके हिस्से का लाभ देकर। जब तक वो इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, तब तक क्या होता है कि इसका उत्तरदायी पहले जैसा ही रहेगा। जैसे इसको पहले लाभ मिलता था, वैसे ही अभी भी मिलेगा। दूसरा क्या होता है, उससे अन्य साझेदारों पर संपत्ति लाभ पाने के लिए मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है। यानी जब तक सूचना ना आ जाए और उसे ये लोग लाभ नहीं दे रहे हैं, वो लाभ पाना चाहता है, तो वो इनके अगेंस्ट केस कर सकता है कि मुझे मेरा लाभ नहीं देना चाहते, मैं इस कंपनी में नहीं रहना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो इतना हमने पढ़ लिया। अब हम क्या देखें, साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है, जब कोई दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब साझेदारी संगठन स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, 2 लोग मिलके, 4 लोग या 5 लोग, यानी 50 से कम और 2 से ज़्यादा, ठीक है? यानी 2 भी हो सकते हैं, 50 भी, लेकिन उनके बीच भी। जब वो ये सोचते हैं कि हमें ये स्टार्ट करना है, तो वो एक एग्रीमेंट करते हैं, यानी एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, एक संलेख बनाते हैं। एक होता है मौखिक, मौखिक मतलब सिर्फ़ बोलकर, और एक होता है लिखित, लिखित मतलब लिखा हुआ, ठीक है? तो मान लो वो एग्रीमेंट है, जो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसके अंदर सारे नियम, सारे कर्तव्य, दायित्व, किसको कितना काम करना है, किसको कितना लाभ मिलेगा, इस पार्टनर का नाम क्या है, वो कब आया था, वगैरह वगैरह, वो सब उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है। मान लो मौखिक बनाते हैं, यानी बोलकर बनाते हैं, तो वो मान लो भूल जाएंगे कि हमने कब कहा था, कोई सबूत भी नहीं रहेगा, इसलिए मौखिक की बजाय वो लिखित एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो कि लिखित समझौता होता है, कि लिखित एग्रीमेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसमें साझेदारों को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है, यानी उसमें उसके नियम लिखे होते हैं, उसमें उसका नाम वगैरह सब लिखा होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी जब फर्म स्टार्ट करते हैं, तो जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं, एक लिखित एग्रीमेंट बनाते हैं लिखा हुआ, और उस पे हम सब कुछ लिखते हैं कि कौन क्या काम करेगा, क्या नियम फ़ॉलो करेगा, क्या कार्य किया, किसको कितना लाभ मिलेगा, किसको कितनी हानि मिलेगी, कौन कब आया था, वगैरह वगैरह सब लिखा होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। इसका अभिप्राय एक समझौते से, यानी कि एग्रीमेंट से है, जिसमें साझेदारों को संचालित करने वाली शर्तों का उल्लेख किया जाता है, यानी कि कौन साझेदार किस तरह से काम करेगा, जितने भी साझेदार हैं वो किस तरह से अपना व्यवहार उस कंपनी में करेंगे, उस फर्म में करेंगे, उन सारी शर्तों का उसमें उल्लेख होता है, उसमें लिखा हुआ होता है, उसे कहते हैं साझेदारी संलेख। ठीक है, तो जो संलेख होता है, यानी जो हमारा पार्टनरशिप डीड होता है, जो हम बनाते हैं, एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। देखो, पहला होता है फर्म का नाम व पता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साझेदारी फर्म है उसका नाम क्या होगा, कि हम उस फर्म का नाम भी क्या रखेंगे, क्योंकि एक कंपनी का, एक फर्म का, एक संस्था का नाम भी होता है ना, तो हम ये देखते हैं कि उस फर्म का नाम क्या है। उसमें ये भी चेक किया जाता है कि जो फर्म का नाम रखा हुआ है, कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो इल्लीगल है, यानी सरकार ने मना कर रखा है कि आपको ये नाम नहीं रख सकते। जैसे मान लो क्राउन, क्राउन नहीं रख सकते, या फिर मान लो इम्पेरियल, इम्पीरियल नाम नहीं रख सकते, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, ये सब नाम ना सरकार ने मना कर रखी कि आप अपनी फर्म, अपनी कंपनी का ये सारे नाम नहीं रख सकते हो। तो वो चेक किया जाता है कि क्या नाम रखा हुआ है। वो पता, यानी किस जगह पर है, एड्रेस क्या है उसका। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साझेदारों के नाम व पता, यानी जितने भी साझेदार उस कंपनी में लगे हुए हैं, उस फर्म में जितने भी साझेदार हैं, 2 हैं, 4 हैं, 40 हैं, 30 है, उन सब के नाम लिखे जाएंगे इसमें, और उनका एड्रेस, कि उनका एड्रेस कहाँ रहते हैं वो। ठीक है, तीसरा होता है साझेदारी की अवधि, यानी कि वो कब आया था, नहीं सॉरी, साझेदारी की अवधि मतलब व्यवसाय की अवधि। देखो, इसका मतलब होता है कि साझेदारी संलेख में ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किसी निश्चित समय या किसी कार्य को पूरा करने के लिए की गई है या नहीं। इसका मतलब क्या होता है, साझेदारी की अवधि मतलब कि आप कितने समय तक इस व्यवसाय को चलाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बहुत लंबी समय तक चलाना चाहते हैं, या फिर कोई विशेष काम है आपका कि किसी विशेष उद्देश्य से स्टार्ट कर रहे हैं और आप 10 साल चलाएँगे, उसके बाद बंद कर देंगे, या 20 साल चलाएँगे, तो उसकी डेट लिख सकते हो आप। दूसरा क्या है, व्यापार का क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यापार है आप किस तरह से करेंगे, एक जगह, एक ही शहर में करेंगे, एक ही राज्य में करोगे आप, या पूरे देश में करोगे, या देश से बाहर भी जाओगे, ये पता होना चाहिए। यानी स्कोप, कहाँ फैलाओगे आप अपना बिज़नेस। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी देश के बाहर भी जाओगे, या देश के अंदर ही करोगे, या सिर्फ एक ही राज्य में करोगे, या बहुत सारे राज्यों में। फिर होता है साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। साझेदारों यानी मेंबर्स जो होते हैं, पार्टनर्स, जब वो व्यवसाय में आते हैं, वो कितनी पूंजी लेके आ रहे हैं, कितना पैसा लेके आ रहे हैं, वो उसमें लिखा जाता है। एक साझेदार के द्वारा, कि एक साझेदार कितना दे रहा है, दूसरा कितना दे रहा है, उनके द्वारा लाई गई पूंजी लिखा जाता है। लाभ और हानि का अनुपात, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं,
उनका लिखा जाता है कि उन्हें कितना लाभ मिलेगा, जब हमें प्रॉफ़िट होगा तो उन्हें कितना उनका प्रॉफ़िट कितना हिस्सा दिया जाएगा और हानि होगी तो कितना झेलेंगे वो हानि, ठीक है। फिर होता है साझेदारों का कमीशन और वेतन, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उन्हें कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, सैलरी दी जा रही है तो कितनी है, किसे कितनी सैलरी दी जाएगी, उस वो सब लिखा होता है। फिर होता है साझेदारों द्वारा ऋण का लेना व देना। मान लो जो साझेदार हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो मान लो कोई उधार ले रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ़ के लिए, मान लो घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो उस फ़र्म से उधार लेना चाहते हैं कि बाद में चुका देंगे। तो कितना उधार ले सकते हैं वो, ये लिखा होता है कि लिमिट कितनी होती है, कितना ले सकते हो, 10 लाख ले सकते हो, 20 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये, और अगर दे रहे हैं, फ़र्म को चाहिए और उसके पास पैसा है, तो वो उससे कितना ले सकते हैं, कितना नहीं, ये लिखा होता है। आहरण तथा उस पर ब्याज। आहरण का मतलब होता है कि पार्टनर्स द्वारा यानी मेंबर्स द्वारा उस फ़र्म से अपनी निजी लाइफ़ के लिए, क्या अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए कुछ निकालना। मान लो कोई माल निकाल रहे हैं, कोई पैसा निकाल रहे हैं, यानी आहरण का मतलब होता है ड्राइंग। देखो वैसे तो आहरण का मतलब ना ड्राइंग होता है। अब आप बोलोगे ड्राइंग मतलब तो चित्र वगैरह बनाना होता है। आप अकाउंट में पढ़ोगे ड्राइंग मतलब होता है आहरण करना। आहरण करना मतलब होता है अगर फ़र्म में 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, मान लो उन्हें कभी अचानक से कोई घर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उनमें से कोई एक व्यक्ति को घर में कोई इम्पोर्टेंट सिचुएशन आ जाए, उसके पास पैसा नहीं है या फिर कुछ खाने का सामान नहीं है, तो वो उस फ़र्म से वो निकालना चाहता है थोड़े कुछ दिनों के लिए। फिर कहेगा मैं वापस से उसकी पेमेंट कर दूँगा। तो कितना निकाल सकता है अपनी निजी लाइफ़ के प्रयोग के लिए, उस फ़र्म से कितना पैसा निकाल सकता है या कितना माल निकाल सकता है, उसे कहते हैं आहरण। अपनी निजी लाइफ़ के लिए, अपनी निजी लाइफ़ के उपयोग के लिए कुछ कितना पैसा निकालना है या कोई माल निकालना आहरण कहलाता है, यानी ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें लिखा होता है कि फ़र्म से कितना पैसा निकाल सकता है अपनी निजी लाइफ़ के लिए और उस पर वो कितना ब्याज देगा, क्योंकि हम ब्याज तो कंपनी उससे ब्याज लेगी, फ़र्म कितना पैसा निकालेगा, तो ये लिखा होता है कितना निकाल सकता है और उस पर कितना ब्याज देगा। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य व दायित्व यानी नियम के क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और दायित्व सीमित होगा या असीमित होगा। प्रवेश तथा निवृत्त होना, यानी जो जितने भी साझेदार पार्टनर्स कंपनी में आए हैं, वो कब आए हैं, ठीक है? और वो कब जाएँगे। अगर कोई जाना चाहता है कि मैं 2 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, उसकी डेट कि वो कितने साल बाद जाएगा। साझेदारी नियम का उल्लेखन, यानी जो पार्टनरशिप है, यानी जो हमने कंपनी शुरू की है, जो फ़र्म स्टार्ट की है सॉरी, उसमें क्या नियम होंगे, किस नियमों को फ़ॉलो करना होगा उस फ़र्म को भी और मेंबर्स को भी, वो सब लिखा होता है। साझेदारी की मृत्यु तथा उसका उत्तरदायित्व, यानी मान लो हम 5-6 लोग मिलके शुरू कर रहे हैं और अगर जो पार्टनर है एक वो आके एग्रीमेंट में आके बोलता है कि मैं अगर मर जाता हूँ, कोई मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरा बेटा या कोई मेरा भाई है, वो मेरी जगह पे इस फ़र्म में मेंबर्स बन जाएगा। तो ये लिखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? उत्तराधिकारी कौन होगा? बेटा होगा, कौन होगा? ये लिखा होता है। साझेदारी का अंत, कि अगर आप साझेदारी किसी लिमिट टाइम के लिए चलाना चाहते हो, 2 साल, 50 साल, 20 साल, तो उसका अंत आप कब करना चाहोगे? ये लिखा होता है। ख्याति का मूल्यांकन यानी गुडविल, गुडविल यानी उसकी इमेज, कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं हम? कोई फ़र्म में देखो, इसकी आवश्यकता तब होती है जब कोई साझेदार फ़र्म में प्रवेश करता है, यानी मान लो हम 5 लोग मिलके कोई फ़र्म चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें एक मेंबर और ऐड हो, तो वो तभी आएगा ना जब उसको ये पता हो कि इसकी फ़र्म की इमेज कैसी है, कितना प्रॉफ़िट कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। जो ख्याति यानी जो इमेज है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है? उसका मूल्यांकन, जो प्रॉफ़िट है वो कितना कमाते हैं हम ये देखते हैं और कितना लॉस है वो देखते हैं। अगर प्रॉफ़िट ज़्यादा है लॉस से, यानी हमारी इमेज अच्छी है, लोग अगर हमारा माल खरीद रहे हैं तो मतलब हमारी इमेज अच्छी है, हमारी ख्याति अच्छी है, ठीक है? उसका मूल्यांकन करते हैं। मध्यस्थ वाक्य का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होगा, मान लो फ्यूचर में कभी जो पार्टनर्स में कोई झगड़ा हो जाए, किसी भी बात को लेके कोई झगड़ा हो जाए, तो फ़र्म ना एक व्यक्ति तय करती है कि अगर इनमें झगड़ा हो जाता है तो आप इस झगड़े को सुलझाओगे, सॉल्व करोगे, तो वो मध्यस्थ वाक्य होता है, ठीक है? कि कौन व्यक्ति रहेगा उसका नाम लिखा जाता है जो उन झगड़ों को सुलझाएगा, ठीक है? अब देखो, मैंने आपको बताया था ना कि इसके फ़र्म को रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर ये करा लेती है तो इसके लिए कुछ हद तक प्रॉफ़िटेबल होता है, यानी कुछ हद तक ये लाभ कमा सकता है अगर रजिस्ट्रेशन कराता है तो। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या कर मान लो ये रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो उसके लिए क्या करना होता है? रजिस्ट्रेशन कराना क्या होगा, कैसे करवाएगी ये? देखो, फ़र्म में कुछ सूचनाएँ भरनी होती हैं, यानी जब अगर वो कंपनी यानी जो फ़र्म है, साझेदारी संगठन, अगर ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, जिस स्टेट में ये फ़र्म इन्होंने बनाई हुई है, उस स्टेट में, यानी देखो हर स्टेट में ना सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोला हुआ होता है हर स्टेट में। आप देख सकते हो या सर्च भी कर सकते हो। हर स्टेट में खोल रखा है कि अगर कोई फ़र्म स्टार्ट करना चाहता है, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है इस स्टेट में, तो वो यहाँ पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो पहले वो वहाँ जाएगा, एक फ़ॉर्म लेकर आएगा और उस फ़ॉर्म को फिल करेगा। उसमें कुछ बातें भरनी होती हैं, यानी कुछ सूचनाएँ भरनी होती हैं, वो क्या-क्या होती हैं देखो।
फ़र्म का नाम भरना होता है कि हमारी फ़र्म का नाम क्या है, फ़र्म का व्यवसाय क्षेत्र यानी हम क्या बेच रहे हैं, कहाँ-कहाँ तक स्कोप होगा, कहाँ-कहाँ तक अपना माल बेचेंगे, साझेदारों के नाम लिखे होते हैं, पता लिखा होता है, प्रवेश करने की तिथि वगैरह और कि वो कब कि मतलब साझेदारों के नाम यानी उनके नाम क्या हैं सारे मेंबर्स के, उनका एड्रेस क्या है, कब वो आए थे और कब वो जाना चाहते हैं, ये सब। फ़र्म अवधि यानी कब तक चलेगी ये फ़र्म अवधि यानी हम अपना जो बिज़नेस है कब तक चलाना चाहते हैं, ये भी लिखा होता है, ठीक है? और जो साझेदार हैं हम उनका जो उनका परमानेंट एड्रेस है वो भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि अभी वो कहाँ रह रहे हैं, ठीक है? और सबके साइन भी होते हैं, जितने मेंबर्स हैं ना लास्ट में इन सबके साइन भी किए जाते हैं, ठीक है? अगर मान लो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं मान लो कि हमने अपना फ़र्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो इससे हमें क्या प्रॉफ़िट हो सकता है? कि अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉफ़िट होगा देखो, फ़र्म को सबसे पहले तो फ़र्म को लाभ होगा, जो हमारी फ़र्म है, जो हमारा व्यवसाय है उसको क्या लाभ हो सकता है? इससे क्या होगा ना कि वो दूसरी फ़र्म के खिलाफ़ दावा कर सकता है, केस कर सकता है। मान लो किसी दूसरी फ़र्म ने हमारे खिलाफ़ कोई झूठा केस कर दिया, तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो हम उसकी कॉपी दिखाकर पुलिस में उसके अगेंस्ट केस फ़ाइल कर सकते हैं कि इसने झूठा दावा किया हुआ है। तो ये इसको लाभ होता है, क्योंकि पुलिस फिर जल्दी बात मान लेती है इन लोगों की क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है, ठीक है? क्योंकि एक प्रूफ़ होता है। साझेदारों को क्या लाभ होगा? साझेदारों को भी यही होता है कि मान लो एक-दूसरे में झगड़ा हो जाए अगर पार्टनर्स में झूठा इल्ज़ाम लगा दें, कुछ फँसा दें, कुछ भी हो जाए, तो ये भी केस फ़ाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट क्योंकि प्रूफ़ होता है इनके पास कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, हमारा नाम लिखा हुआ है इसमें देखो, हमारा साइन है, ठीक है? प्रवेश करने वाले को साझेदार को लाभ क्या होगा कि मान लो कोई न्यू पार्टनर आ रहा है और इन लोगों ने बोला था कि इसको इतना लाभ मिलेगा, इतना ये सब मिलेगा और कुछ टाइम बाद इसको लाभ देने से मना कर देते हैं या फिर कम लाभ देते हैं, तो ये भी इसमें हिस्सेदार बन जाता है, साइन होता है, सब कुछ होता है, तो ये भी केस फ़ाइल कर सकता है। साझेदार की मृत्यु पर मान लो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको प्रॉफ़िट मिलेगा उसके हिस्से का। मान लो अगर ये नहीं दे रहे या फिर उसका उत्तराधिकारी है वो प्रॉफ़िट माँग रहा है अपने इसके हिस्से का, ये नहीं दे रहे हैं, फ़र्म मना कर रही है, तो ये जो मृत्यु के जो उत्तराधिकारी होगा, बेटा, भाई जो भी होगा, वो इन लोगों के खिलाफ़ केस फ़ाइल कर सकता है, प्रूफ़ होता है उसके पास क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा करा रखा होता है उन्होंने। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने मान लो किसी साझेदार ने छुट्टी ले ली 1 दिन की, 2 दिन की और एग्रीमेंट में मान लो तय है कि अगर कोई इस 1 दिन की छुट्टी लेता है, तो इतना पैसा काटा जाएगा। मान लो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा काट लिया है, तब भी ये केस फ़ाइल कर सकता है, ठीक है? और मान लो अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है कंपनी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि फ़र्म जो बाकी साझेदार हैं, कोई नया साझेदार आता है या कोई किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई छुट्टी लेता है, तो कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, केस फ़ाइल नहीं कर पाएँगे क्योंकि प्रूफ़ नहीं होता। माने करेंगे और पुलिस अगर नहीं मान रही है, तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर पाएँगे क्योंकि उनके पास प्रूफ़ नहीं होता, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है? और चलो देखो एक बात बताती हूँ। मान लो रजिस्ट्रेशन होने के बाद मान लो कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपनी इस फ़र्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है? और फिर कुछ सालों बाद ये चाहते हैं कि हम कुछ बदलाव करें अपने कंपनी में, जो एग्रीमेंट हमने बनाया था उसमें कुछ बदलाव करें। मान लो कंपनी का नाम यानी फ़र्म का नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर साझेदार जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कुछ भी। तब क्या होगा? तब हमें उन्होंने एक नया रजिस्ट्रेशन कराना होगा क्योंकि नया नाम रख रहे हैं अपनी कंपनी का यानी फ़र्म का। तो मतलब जो भी वो चेंजेस कर रहे हैं, वो सब उन्हें उस एग्रीमेंट में लिखना होगा दोबारा। जैसे फ़र्म का नाम या जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, मानो उन्होंने व्यवसाय चेंज कर दिया। पहले कुछ और बेचते थे, अब कुछ और बेच रहे हैं। तो वो लिखना होगा कि आप अब क्या स्टार्ट कर रहे हो, फ़र्म का नाम क्या है अब? उस फ़र्म के जितने भी साझेदार हैं, उन सब के नाम, उनके परमानेंट एड्रेस होगा अगर चेंज हुआ है तो। ठीक है? और जिस स्थान पर आप वो व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, मान लो पहले दिल्ली में था, अब आप हरियाणा में करना चाहते हो, तो आपको वो लिखना होगा उसमें। दूसरी जगह का नाम लिखना होगा। मान लो कोई साझेदार चला गया है, उसकी डेथ हो गई है, उसकी जगह पे कोई दूसरा साझेदार आ गया है, उसका नाम लिखना होगा, ठीक है? मान लो आप एक माइनर साझेदार को इसमें ऐड करना चाहते हो, जो 18 साल से कम है, उसका नाम लिखना होगा। और अगर मान लो कोई 18 साल से कम था और वो इसमें ऐड था और अब वो 18 साल से ज़्यादा हो गया और वो रहना चाहता है या फिर नहीं रहना चाहता है, तो वो आपको उसको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है? ये सब करना होगा। तो आई होप आपको जो मैंने अभी समझाया आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आगे जितनी वीडियोज़ बनाऊँ आपको उस सब की अपडेट्स मिलती रहें। और आप इससे पहले मैं जितनी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उन सब की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।